हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, भले ही ये ऑब्जेक्टिव है बट आप लोगों का सब्जेक्टिव और टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों में काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जो वन लाइनर आप लोगों का सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सेकंड टर्म में उसमें भी उसको भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर ले आए हो। ठीक है, मतलब सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग एग्जाम के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और किस प्रकार का वीडियो आप लोग चाहते हैं ये भी कमेंट करके बोलेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस प्रकार का अपलोड करूं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल कीवर्ड है, देख लीजिए कि कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। दोस्तों अभी वक्त है, 2 दिनों का वक्त है, आज और कल मेहनत कर लीजिए ताकि एग्जाम में साइंस में आप लोग 90+ फोड़ सको, जो हम लोग का सपना है दोस्तों। जी हाँ, जिस प्रकार से आप लोग पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से पढ़िए। और सब्जेक्टिव स्पेशल याद रखिए, सब्जेक्टिव स्पेशल भी मेरा वीडियो आएगा जो आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम में काम आएगा। जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉडल पेपर जो महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा मैं। बस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर अभी तक नहीं किया, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप लोग उसको देख पाओ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या वो ऑब्जेक्टिव सवाल है जो आप लोग एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है। दोस्तों ये ऐसे तो आप लोगों का सेकंड टर्म का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आंसर क्या होगा। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, परिवर्तनशील होता है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आप समझ जाइए ताकि आप भूलो नहीं। देखिए समझना ज्यादा जरूरी है रटने के बजाय, क्योंकि समझ लोगे तो वहां पर आप कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओ। देखिए फ्यूज तार यानी आपको घर का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज लगा होता है, उसके अंदर में दोस्तों एक तार जुड़ा हुआ होता है, तो उसका गलनांक क्या होता है, हाई होता है कि लो होता है। आप लोग क्या सोचें, जी हाँ बिल्कुल उसका गलनांक लो होता है। लो क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए कभी घर का धारा बढ़ जाए, वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए तो क्या होगा, पूरा हेवी प्रेशर आएगा, मतलब हेवी वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो जो तार रहता है इस प्रकार से मान लीजिए फ्यूज है और इस प्रकार से तार जुड़ा हुआ तो तार बीच से कट जाएगा, यानी कि तार जो है फ्यूज का वो गल जाता है। कब गलता है, जब हाई वोल्टेज आता है। तो क्यों गलता है भाई साहब, क्योंकि आप लोग घर का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर और जो बड़े बड़े आदमियों का सामान है सब पर खतरा रहेगा। मान लीजिए वोल्टेज ज्यादा आएगा तो जल सकता है ना, तो उससे पहले यहां से तार को ब्रेक कर देता है, फ्यूज उड़ जाता है। बोलता है ना फ्यूज उड़ गया है, मतलब यहाँ एक तार होता है, वही तार तो गल जाता है। ठीक है, बीच से इसका कनेक्शन ही कट जाता है, मतलब घर का बाकी सारा सामान एकदम सेफ रह जाता है, हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन कट जाता है, समझ रहे हो। तो यही फ्यूज का काम होता है। आप लोग घर का फ्यूज को उठा के देखना, खोल के देखना, लेकिन हाँ सावधानी से दोस्तों, करंट लग सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, जो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इससे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल छप गया एग्जाम में दोस्तों, आप लोग भी दिमाग में छाप लीजिए अच्छे से। हम लोग का फोकस दूरी का दिया हुआ है तो क्षमता क्या होता है, हम लोग जानते हैं P = होता है सर 1/f होता है ना जी, बिल्कुल सर होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये जो फोकस दूरी होता है हमेशा ये किस में होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए। लेकिन भाई साहब यहाँ तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, हम लोग तो आधा मीटर में चेंज करने, बस 100 से भागा दीजिए, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो आएगा ये आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, बनाना नहीं होगा, आपको सिर्फ आंसर टिक करना होगा, समझ गए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सिलेबस में आप लोग का। तो 50 को अगर आप लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलो क्या होगा, 50/100 करोगे, 50/100 करोगे तो ये कट के आ जाए कितना, 0.5 मीटर हो जाएगा, समझ गए, 0.5 मीटर, क्या 0.5 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे P = 1/f, हालांकि 1/f होता है फॉर्मूला, तो 1/f, f मतलब क्या निकाले भाई साहब, 0.5 निकाल दिए तो 0.5। अब इसको भाग दोगे तो पॉइंट काट के ऊपर 0 चल जाएगा, इसको काट दोगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 10/5 कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में। तो आपका इसका आंसर जो होगा दोस्तों 2 डायप्टर, इसका सही से आंसर हो जाएगा आपका 2 डायप्टर। कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया, कोई भी डाउट होगा दोस्तों आप लोग कमेंट में बोलिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में निदान करूंगा। और क्योंकि एग्जाम सामने है, परसों आप लोग एग्जाम में 2 दिन मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा, ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, जितने सारे मॉडल पेपर उसको तो पहले सॉल्व कर ही लीजिए, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों वो भी जरूर कीजिए। वक्त कम है, मेहनत ज्यादा जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखिए इतिहास वही लोग रचते हैं जिनके रगों में खून नहीं, उनके लक्ष्य को पाने के लिए रगों में जुनून दौड़ता है, तो बस जुनून दौड़ाइए। आगे देखिए सवाल क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, याद कर लीजिए। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर, याद रखिएगा, वेबर, ओके, वेबर हो जाएगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र का बोलता तब क्या होता है सर, तब हो जाता टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला। ठीक है, क्षेत्र का होता है टेस्ला और फ्लक्स का होता है वेबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों आप लोगों का जो होता है घर में लगा हुआ मोटर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों सवाल पूछ सकता है कि विद्युत मोटर क्या करता है, या फिर यांत्रिक विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो बोलना होगा विद्युत ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा को, हम विद्युत मोटर क्या करता है,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए। वहीं पर अगर विद्युत जनित्र का बात करें हम लोग दोस्तों, तो विद्युत जनित्र क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये दोनों चीज मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ा दें। और 5 नंबर में दोस्तों दोनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल छप चुका है, तो अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए। इस पर वीडियो मैं पहले ही बना दिया हूं 5 नंबर के लिए, आप उसको रिवीजन कीजिए, मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है, उसको जरूर कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम, 500 क्रम और ओम्स लॉ में एक छप रहा है, इन दोनों में एक छप रहा है, तो आप लोग भी दिमाग में छाप लीजिए अच्छे से। समझ रहे हो ना, बिल्कुल। आगे देखिए दोस्तों क्या है 5 नंबर में, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ये तो हम पहले ही बताए थे, किलोवाट घंटा हो जाता है, रिवाइज कर लीजिए, किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। एक समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आप लोग अपना चेहरा देखते हैं सुबह उठ उठ करके ना, प्यारा सा चेहरा देखते हैं आईना के सामने, वाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं यार ना, मजा आ गया, लग रहे हो खूबसूरत। देखो भाई यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, एक समतल दर्पण मतलब जिसमें लोग प्यारा सा मुखड़ा देखते हो, वो हमेशा कैसा बनाता है, जी हाँ सीधा बनाता है। और आभासी की वास्तविक, तो याद रखिए कोई भी दर्पण हो, अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो हो जाएगा आभासी, और दर्पण के आगे बनेगा तो होगा वास्तविक। हालांकि आप तो दर्पण के आगे ही रहोगे, इसलिए आपका जो बिंब होता है, आप जो होते हैं, आपका दूरी हमेशा वो वास्तविक होता है, ठीक है। तो याद रखिए जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी, दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक। तो समतल दर्पण में कभी आगे बनता है क्या, आप जहां पर खड़े हो उसके आमने सामने बनता है, नहीं ना, बोलोगे सर भूत आ गया, कौन मेरे सामने खड़ा रहेगा, कोई नहीं। तो दर्पण के पीछे बन जाता है ना, आप देखे होंगे जितने दूरी पे आप चश्मा दर्पण से खड़े हो उतना ही दर्पण से दूरी पीछे में बनता आपका इमेज। तो मतलब क्या, ये तो सीधा बन रहा है और पीछे बन रहा है मतलब आभासी। अच्छा, इमेज का तो आभास होता है, पीछे है तो उसको छुपाइएगा नहीं ना, आपके सामने बनेगा तो आपको उसको चलिए छू लेंगे, लेकिन आपके सामने वो नहीं बनता है, आप दर्पण के पीछे, अब दर्पण के पीछे घुसोगे क्या दर्पण तोड़कर, बच्चा बनोगे। आगे देखिए सवाल क्या है, दीवारों पर सफेदी करने के बाद किसकी परत बनने के कारण चमक आती है भाई साहब। आप लोग घरों में पुताई कराते हैं ना, कुछ देर बाद चमक आता है उसमें। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग दीवारों पर सफेदी कराने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते, ये CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसको जब हम लोग घर की पुताई में लगाते हैं, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से अभिक्रिया कर लेती है और संगमरमर बना लेती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, जो कि चमक दिखाई देता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। CaO दोस्तों होता है बिना बुझा हुआ चूना, इसको जब पानी में हम लोग घोल देते हैं घर में पुताई करने के लिए, पानी मतलब जल मतलब H2O में घोल देंगे तो हमारा ये चीज बन जाता है। आप लोग देखे होंगे जब सूखा चूना को आप पानी में डालते हो बड़बड़ बड़बड़ पूरा फूटता है, एकदम गर्म हो जाता है ना, तो वही ये H2O और इससे अभिक्रिया करके, और जो घोल जो बनता है ये होता है घोल CaOH होल ट्वाइस है, ये होल 2 है, ठीक है। और ये इसको हम लोग घर की पुताई में यूज करते हैं, सफेदी करते हैं, और जब इसको सफेदी कर देते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इससे क्या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर लेती है और फाइनली आप लोग का बना देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चमकदार होता है ना। चलिए मजा आ गया। अगले सवाल देखिए, किसी लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है दोस्तों, ये तो डायोप्टर से मापा जाता है, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीट एक दो हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे आप लोग रिवीजन और बेटर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे उपस्थित धातु होती है, मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है कौन, जी हाँ बिल्कुल सोना, इसीलिए तो सोना इतना महंगा है भाई साहब। लोहे में तुरंत जंग लग जाता है, सोने में जंग लगता है क्या तुरंत, उसमें तो लगता ही नहीं है, तो इसीलिए इतना महंगा है। सोना चमकीला होता है और वो दोस्तों बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती है क्या, सोना, यानी कि वो सबसे ऊपर की बात करें तो पोटेशियम, ठीक है, फिर सोडियम। ये सक्रियता श्रेणी आप लोग जरूर याद रखिएगा, एक ट्रिक है मेरे पास, बोलिएगा तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं, अभी मैंने कहा बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ये फॉर्मूला होता है CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र का फॉर्मूला होता है, या एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद रख ले। कैल्शियम ऑक्साइड है ना, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड कहीं दिख रहा है जी, बिल्कुल सर दिख रहा है, तो मारो पटाख से 1 लाख का इनाम ले जाओ। और आगे बढ़ो 11 नंबर सवाल, किसी लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, संबंध पूछा है दोस्तों लेंस, और ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल में ही आप लोग का रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल में रहेगा, क्या रहेगा, ये संबंध होता है, हम लोग जानते हैं P = 1/f होता है, तो P = 1/f यहाँ पर है, तो सर क्या F = 1/p रहेगा, तो हम इसको टिक नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप टिक कर पाओगे, दोनों सेम ही है, F इधर चल गया P इधर आ गया यहाँ पर, लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं है ना यहाँ कहीं भी ऑप्शन में, तो बिल्कुल ये वाला है, तो ये सही हो जाएगा, P = 1/f, समझ गए, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ह्रास मतलब कमी होना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है या फिर ऑक्सीजन का योग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। समझ रहे हो क्या बोले हम, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कभी हाइड्रोजन की कमी होगी या फिर ह्रास होगा, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कुछ भी होती इसमें से, दोनों में से, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या फिर हाइड्रोजन घट जाए, इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और अगर हाइड्रोजन में योग होगा और ऑक्सीजन में कमी होगा, या तो हाइड्रोजन में योग होगा या फिर ऑक्सीजन में कमी होगा, दोनों में कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है या फिर दोनों में कोई एक भी होगा। क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का योग होगा या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन। और या फिर ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन का योग होगा तो उसे बोलते हैं अपचयन। तो याद करके लिख लीजिए, और अगर कंफ्यूज हो तो लिख लो कहीं पे स्टार देखिए कॉपी में कि अगर ऑक्सीजन में वृद्धि होगा या हाइड्रोजन में कमी होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, उपचयन। और दूसरा स्टार एक और लिख लो, अगर ऑक्सीजन में कमी होगा या फिर हाइड्रोजन में वृद्धि होगा, दोनों में से कोई होगा तो उसे बोलेंगे अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो या नहीं हो, यहाँ पर हाइड्रोजन में कमी हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपचयन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा। सवाल इससे छप सकता है, दिमाग में आप लोग भी छाप लीजिए, समझ लीजिए। सोना को किसकी सहायता से गलाया जाता है भाई साहब, तो एक्वा रेजिया, अकेला रेजिया, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, अकेला रेजिया ही है जो इसको गला सकता है, बस ऐसे याद रखो ना। सोना को कौन गला सकता है, सोना भाई साहब कोई छोटा मोटा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, समझ सकते हो, मतलब बहुत महंगा चीज है, तो उसको कोई गहरा गहरा गला पाएगा नहीं, अकेला रेजिया गला पाएगा, अकेला, ठीक है, मतलब अकेला मतलब एक्वा से याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की प्रकृति दर्शाती है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड दोस्तों उभयधर्मी प्रकृति दर्शाती है, क्यों, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेती है। समझ रहे हो। किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों, यहाँ पर नीले रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। सामान्य नाक के लिए तो भैया बच्चा वाला सवाल है, 25 सेंटीमीटर में, इससे पहले अभी वीडियो में बताया था, रिवीजन हो गया। चलिए, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो धातु का था। तो बताइए कौन सा अधातु हो जाएगा, अभी बताएं तो उसमें अधातु बोलेगा तो क्या मारिएगा, बिल्कुल ब्रोमीन मार दीजिएगा, अधातु बोलेगा तो, ठीक है, तब पारा नहीं मारिएगा। सीसा एवं टीन से बने मिश्र धातु का नाम क्या है भाई साहब, जी हाँ, सोल्डर, ठीक है, सोल्डर। सीसा और टीन से कौन बनेगा, सोल्डर बन जाएगा, सीसा रहेगा, सी से 100, 100 से सोल्डर। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत। आगे देखिए, सीसा को दोस्तों लेड भी बोला जाता है, तो यहाँ पर सीसा की जगह पर लेड भी लिख सकता है, लेड लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर, तांबा एवं जस्ते से बने मिश्र धातु का नाम, बहुत ही मस्त सा ट्रिक है, पिताजी। जी हाँ, बोलेगा सर पिताजी को क्यों याद कर रहे हो। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। पी से पीतल हो गया, ता से क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जौ से जिंक मतलब जस्ता हो जाएगा, हो गया पिताजी। याद रखिए, मतलब तांबा और जिंक से जो मिलकर बनता है क्या बनता है, पी से पीतल बना लेगा, समझे। तांबा और जस्ता क्या बनाएगा, पीतल बना, जस्ता मतलब जिंक होता है। 20 नंबर और अंतिम सवाल इस वीडियो का दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। विद्युत धारा को नियंत्रित करने का बात बोलेगा तब गलती से भी आमीटर नहीं मार दीजिएगा, तब होता है धारा नियंत्रक। नियंत्रित करने बोल रहा है तो धारा नियंत्रक, कंट्रोलर होता है वो, जहां पर धारा की जरूरत ज्यादा पड़ता है तो ज्यादा देता है, कम पड़ता है तो कम देता है। और याद रखिए, विद्युत धारा को मापते हैं आमीटर से, हम समझ गए, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, आमीटर से। लेकिन हाँ, वही विद्युत धारा की तीव्रता की, कितना स्पीड से विद्युत धारा बह रही है, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। ओके, तो ये 3 चीज हो गया, याद रखिएगा। और बस इतना ही पढ़ लीजिए, और इसका वीडियोस आ रहा है, आप लोग बस टेंशन मत लीजिए। देखिए, खाली वक्त बैठे मत रहिए, आप लोग खाली वक्त बैठोगे, वीडियो आ रहा है धीरे धीरे, या तो आप खुद से पढ़िए या फिर वीडियो निकाल के रिवीजन कर लो, या फिर आप खुद का कुछ बुक पढ़ लो, ठीक है। बस पढ़ो यार, पढ़ो, क्योंकि वक्त काफी कम है, पढ़ोगे तो ही अच्छा होगा। याद रखिए कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। बाबू जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, सोने वाला सिर्फ खोता है, पढ़ने वाला पाता है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।